जय श्री श्याम। ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है ईवी मैन्युफैक्चरर टेस्ला की तरफ से। अपडेट यह है कि टेस्ला इंडिया के अंदर अगले 2 सालों में $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इंडियन गवर्नमेंट को टेस्ला को 15% के कंसेशंस देने पड़ेंगे इंपोर्ट ड्यूटी पर। ये खबरें इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से आ रही हैं, जिसमें यह बात भी मेंशन की गई है कि अगर टेस्ला को 12,000 ईवीज के लिए कंसेशन मिलता है तो वो $500 मिलियन इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर 30,000 ईवीज के लिए कंसेशन मिलता है तो $2 बिलियन का अमाउंट टेस्ला इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। और ये अमाउंट पूरी तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। टेस्ला से पहले भी गवर्नमेंट ने बात की हुई है कि किस तरीके से हम आपको वेवर्स दे सकते हैं, लेकिन आपको इंडिया के अंदर जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को मजबूत करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि किस तरीके से टेस्ला और गवर्नमेंट आपस में एक समझौता बना पाते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक बार्कलेज बैंक की तरफ से। बताया जा रहा है कि बार्कलेज बैंक अपने जॉब कट्स में 2,000 एम्प्लॉइज को निकाल सकता है, और ये पहली बार नहीं है जब बार्कलेज बैंक ऐसा करेगा। इसके पहले भी अपडेट आई थी कि किस तरीके से ये अपने एम्प्लॉइज के बोनसेस को कट कर रहे हैं और साथ ही में बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स को भी कम कर रहे हैं। ये ऐसा कर रहे हैं ताकि ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सके। जो इनके सीईओ हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर हमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं जॉब को कट करना पड़ेगा और साथ में काम को ऑटोमेशन में डालना पड़ेगा। वैसे देखना होगा कि किस तरीके से ये जो 2,000 निकाले जाते हैं, क्या ये फेज्ड मैनर्स में निकाले जाएंगे या एक बार में निकाले जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कुरियर स्कैम को लेकर। जितने भी बैंक्स हैं वो अब अपने कस्टमर्स को आगाह कर रहे हैं कि आपको कुरियर स्कैम से बच के रहना है। आखिरकार ये कुरियर स्कैम है क्या? यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स आते हैं और लोगों के घरों में पहुंचकर कहते हैं कि हम एनसीआरबी के मेंबर हैं, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, और उन पर इल्जाम लगाते हैं कि आपने कुछ इल्लीगल पार्सल्स को भेजा है, इसलिए आपको इसका सेटलमेंट करना पड़ेगा। सेटलमेंट की राशि में ये बड़ा अमाउंट मांगते हैं और उसके बाद लोगों को ठग लेते हैं। रिसेंटली बेंगलुरु में एक ऐसा केस हुआ है जहां पर सीनियर सिटीजन हस्बैंड वाइफ को 1.25 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी का सामना करना पड़ा। और अब जितने भी बैंक्स हैं ये अपने कस्टमर्स को आगाह कर रहे हैं कि आप इन सब के चक्कर में मत पड़िए, अपने पैसे को बचा के रखिए, सुरक्षित रखिए। वैसे क्या लगता है आपका, क्या जो क्राइम का सिनेरियो है वो तेजी से इवॉल्व करता जा रहा है इंडिया के अंदर? बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट अपडेट आ रही है डीप फेक को लेकर, जिसको लेकर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस नजर आ रही है। हमारे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी जितने भी बड़े टेक जायंट कंपनीज हैं उनके बड़े टॉप ऑफिशियल से मुलाकात कर चुके हैं, और अब वो लोग 10 दिन के अंदर एक फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत देखा जाएगा कि किस तरीके से लोगों को डीप फेक के बारे में अवेयर किया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है कि इसके एथिकल यूजेस क्या हो सकते हैं और इससे हार्मफुल क्या हो सकता है, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इन फ्रेमवर्क में रहने वाली हैं। और इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को साथ में आना पड़ेगा ताकि डीप फेक के ऊपर हम सामाजिक रूप से एक बड़ा स्टेप उठा सके। तो लग रहा है कि एक बड़ा स्टेप यहां पर उठाया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे कि किस तरीके से चंद्रयान 3 ने रमेश कुनिकनन को एक बिलियनर बना दिया है। रमेश कुनिकनन केन टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और केन टेक्नोलॉजीज ये वही कंपनी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की सप्लाई की थी इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए। और चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस के बाद से देखा जा रहा है कि रमेश की जो वेल्थ है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि इनका जो आईपीओ है केन टेक्नोलॉजीज का, ये नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था, और तब से लेकर अब तक देखा जा रहा है कि इसमें 40% की ग्रोथ आई है। जैसे ही चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ वैसे ही इनकी वेल्थ $1 बिलियन से ज्यादा की हो गई, और अब ये एक नए बिलियनर बन गए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच को लेकर, जिसके बारे में एक बड़ी डिटेल सामने आ रही है। जय शाह जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेटा शेयर किया है। इन्होंने बताया है कि फाइनल मैच के दौरान 30 करोड़ भारतीयों ने इस मैच को देखा है केवल टीवी पर, जो कि टीवी के इतिहास में वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उन्होंने ये भी बताया कि कॉन्करेंट व्यूअरशिप टीवी में 13 करोड़ के करीब पहुंच चुकी थी इस फाइनल मैच के दौरान। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल वर्ल्ड कप रहा है अब तक का। साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली एक रिपोर्ट भी तैयार करी और बताया है कि किस तरीके से देश में 22,000 करोड़ की कमाई हुई है वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले। तो हम देख सकते हैं कि इस बार जो वर्ल्ड कप था वो सक्सेसफुल रहा। हालांकि हम ट्रॉफी नहीं जीते, लेकिन पैसे के मामले में यहां पर सबकी जीत हुई है। आपको क्या लगता है कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ताज होटल को लेकर। ताज होटल
का 15 लाख के करीब कस्टमर्स का डेटा ब्रीच हो चुका है और रैंसम में डीएनए कुकीज ने मांगे हैं $5000। डीएनए कुकीज एक हैकर्स ग्रुप है जिसने $5000 की रैंसम मांगी है इस डेटा के बदले। अगर हम बात करें कि इस डेटा में क्या क्या था, तो कस्टमर्स की आईडी भी थी, उनका एड्रेस भी था और उनके फोन नंबर्स भी इसमें शामिल थे। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि ताज होटल एक बहुत बड़ा होटल है, देश ही नहीं दुनिया भर में इसकी रेपुटेशन है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेटा ब्रीच एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखना होगा कि किस तरीके से ताज होटल अपने इस डेटा ब्रीच को सिक्योर करता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है गो फर्स्ट को लेकर, जो कि एक बजट एयरलाइन कंपनी हुआ करती थी जो रिसेंटली बैंकरप्ट हो चुकी थी और अब बताया जा रहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से इन्हें थोड़ी राहत मिल रही है क्योंकि एनसीएलटी ने इनका जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस था वो 90 दिन और ज्यादा बढ़ा दिया है 4 फरवरी तक। इसके पहले बहुत सारी अपडेट्स आ रही थी कि किस तरीके से गो फर्स्ट को अब कहीं से कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है। जिंदल कैपिटल्स जो कि बिडिंग करने वाले थे गो फर्स्ट के लिए, उन्होंने मना कर दिया। जो गो फर्स्ट के पुराने लेंडर्स थे उन्होंने भी कैपिटल को इन्फ्यूज करने से मना कर दिया। तो गो फर्स्ट के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और अब जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है वो 90 दिन और बढ़ा दिया गया है, जहां पर जो कवायद है ये रहेगी कि किस तरीके से इस एयरलाइन को रिवाइव किया जा सकता है, देखना होगा। वैसे क्या लगता है आपको, क्या गो फर्स्ट सच में रिवाइव हो पाएगा? बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ओपन एआई को लेकर। ओपन एआई के बारे में हमने पहले भी बताया था कि किस तरीके से ओपन एआई के बोर्ड मेंबर्स ने सैम ऑल्टमैन को निकाल दिया था। 3 दिन तक ड्रामा चला और सैम ऑल्टमैन वापस आ चुके हैं, लेकिन उनके आने के बाद एक नया बदलाव हुआ है। पुराने बोर्ड मेंबर्स जा चुके हैं और नए बोर्ड मेंबर्स आ चुके हैं। एडम डिएंजेलो नए बोर्ड मेंबर्स में शामिल हैं और वो स्केप्टिकल थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई को बिना ₹1 खर्च करे पूरी तरीके से एक्वायर कर ले, क्योंकि जो भी अपडेट्स आ रही थी वो ऐसी थी कि सैम ऑल्टमैन के जाने के बाद से जो भी ओपन एआई के एम्प्लॉइज थे उन्होंने धमकी दी थी बोर्ड मेंबर्स को कि अगर सैम ऑल्टमैन वापस नहीं आते तो हम भी माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट से सत्या नदेला बाहें फैलाए वेट कर रहे थे कि एम्प्लॉइज कब यहां पर आएंगे, लेकिन फिलहाल सब कुछ बेहतर हो चुका है। ओपन एआई में वापस से स्टेबिलिटी आ चुकी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है दुनिया के 9वें सबसे अमीर इंसान और इन्वेस्टर बिलियनियर वॉरेन बफे की तरफ से। वॉरेन बफे ने रिसेंटली 7000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए डोनेट कर दिए एक बच्चों की फाउंडेशन को। यह अमाउंट $750 मिलियन से ज्यादा का है और अगर हम कंपेयर करें कि वॉरेन बफे की वेल्थ क्या है तो ये $121 बिलियन से ज्यादा की है। ये अमाउंट उन्होंने दिया थैंक्सगिविंग के मौके पर। थैंक्सगिविंग एक तरह का त्योहार है, अमेरिका और कनाडा में मनाया जाता है, जो हर साल नवंबर के चौथे थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस मौके पर वॉरेन बफे ने 93 इयर्स की एज पर ये डोनेशंस दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से, जो कि एक ईवी मैन्युफैक्चरर है और इन पर मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने 133 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगा दी थी क्योंकि इन्होंने फेम टू स्कीम का उल्लंघन किया था। क्या उल्लंघन किया था ये भी जान लेते हैं। उल्लंघन ये था कि भाई एक रूल है कि ज्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं आप मैन्युफैक्चरिंग में यूज करोगे वो इंडिया से ही होने चाहिए, विदेशों से नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हीरो इलेक्ट्रिक ने बहुत सारे कंपोनेंट्स को विदेशों से इंपोर्ट करके यूज किया और सब्सिडी का भी फायदा उठाया, जिसके तहत इन पर ये पेनल्टी लगाई गई थी। और अब हीरो इलेक्ट्रिक ने कहा है कि हम ये पेनल्टी सेटल करने के लिए तैयार हैं, यानी कि ये पेनल्टी ये पे करेंगे। तो देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग में सुधार लाते हैं और इंडियन कंपोनेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT की तरफ से। बताया जा रहा है कि जो भी न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी बनाई जाने वाली है इसमें जितने भी नए फर्म्स आने वाले हैं उन्हें मैंडेट नहीं किया जाएगा कि वो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। ONDC प्लेटफॉर्म एक सरकारी तंत्र के द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म है जहां पर कोशिश की जाती है कि ई कॉमर्स के जितने भी नेटवर्क्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्हें डेमोक्रेटाइज किया जाए, जहां पर सेलर्स और बायर्स एक जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर जितने भी ये नए फर्म्स हैं रजिस्टर करते हैं इस ओपन नेटवर्क के साथ तो यहाँ पर ये अपने सेलर्स और बायर्स का डेटा भी शेयर करते हैं। और यहाँ पर बात चल रही है कि न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी में ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं रखा जाएगा कि जितने भी फर्म्स हैं अपना डेटा शेयर करें ही करें। तो यहाँ पर उन्हें वॉलंटरी ही ऑप्शन चूज करने को मिलेगा कि वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। हालांकि ये काफी सही भी है, नई फर्म्स के लिए वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस रास्ते पे जाना है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सेल्स फोर्स इंडिया की तरफ से। सेल्स फोर्स इंडिया एक इंडिया की CRM यानी कि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट कंपनी है और इन्होंने बताया है कि 2023 के अंदर इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। यहाँ पर 50% की ग्रोथ आई है इंडिया रेवेन्यू से और देखा गया है कि 6000 करोड़ का इनका 2023 का रेवेन्यू रह रहा है। 2022 की बात करें तो ये 4000 करोड़ से ज्यादा का था और इसमें बहुत तेजी से अब बढ़त देखने को मिल रही है। ये वैसी ही कंपनी है जैसी जोहो है और यहाँ पर ये बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देखना होगा कि किस तरीके से ये आगे अपने बिजनेस को और बेहतर डाइवर्सिफाई करते हैं क्योंकि इस फील्ड में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ
रही है आरबीआई की तरफ से। पिछली अपडेट में हमने आपको बताया था कि आरबीआई ने रिस्क वेटेज को बढ़ा दिया है। रिस्क वेटेज एक तरह का ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर देखा जाता है कि जो भी बैंक्स और एनबीएफसीज हैं इनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। यहां पर इसे 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया गया था और अब जितने भी बैंक्स हैं उनका कहना है कि एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ज्यादा रिस्क पे हैं, क्योंकि उनके ऊपर देखा जाता है कि ज्यादा लेंडिंग आती है और रिस्क वेटेज जैसे ही बढ़ जाता है तो बैंक्स और एनबीएफसीज को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। जितना कम रिस्क वेटेज होता है उतने ये इंस्टीट्यूशंस ज्यादा लोन बांट पाते हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से इनके जो फंक्शंस हैं इस पर असर करता है। वैसे बैंक्स का तो कहना है कि एनबीएफसीज के कामकाज पर इस पर ज्यादा असर पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एन चंद्रशेखरन की तरफ से, जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ हैं और इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स B20 समिट के दौरान इंडिया पर बड़ी बेट लगाने की बात कही। इन्होंने कहा कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। इंडिया चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सप्लाई चेन हो या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर जगह अपने आप को लीडर साबित कर रहा है। तो यहां पर देखना होगा कि ना सिर्फ ये एन चंद्रशेखरन की बात है बल्कि आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर बार्कलेज बैंक हो, इन सब ने भी बड़ी बेट लगाई है इंडिया के ऊपर। और कहीं ना कहीं 2024 का साल इंडिया के लिए एक बड़ा साल होने वाला है। क्या लगता है आपको, कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ज़ेफ्रेश से। ज़ेफ्रेश एक दिल्ली बेस्ड मीट डिलीवरी सर्विसेज है जहां पर मीट आपको डिलीवर किया जाता है आपके घर तक। बताया जा रहा है कि इन्होंने अलग अलग इन्वेस्टर से रिसेंटली 30 करोड़ की फंडिंग जुटाई है, जो आगे चलकर इनके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इनकी सर्विसेज धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर में एक्सपैंड कर रही हैं। और लोगों का मानना है कि जिस तरह से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की सर्विसेज आती हैं, अब मीट के लिए अलग अगर सर्विसेज आने लगेंगी तो इस पर लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। वैसे क्या लगता है आपको, क्या ये इनोवेशन सही है? क्या आपको लगता है कि ये इनोवेशन काम कर सकता है या फिर आगे इसमें मुश्किलें आ सकती हैं? बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एक्सप्रेस बीज, जो कि एक लॉजिस्टिकल स्टार्टअप है। इसने ज्वाइन कर लिया है ONDC नेटवर्क को और इसके तहत अब ये पैन इंडिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। पैन इंडिया में 2800 से भी ज्यादा सिटीज में ये अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएंगे, जहां पर 20,000 से भी ज्यादा पिन कोड्स पर ये अवेलेबल रहने वाले हैं। तो ये एक बेहतरीन स्टेप है जहां पर हम देख सकते हैं कि यहाँ एक्सप्रेस बीज कनेक्टिविटी को और बेहतर कर सकता है। तो यहाँ हम समाप्त करते हैं आज की अपनी डेली बिजनेस इनसाइट्स को। अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास वक्त नहीं है अखबार के पन्नों को पलटने का। तो यहाँ हम कोशिश करते हैं कि छोटे से वीडियो में आप तक ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट अपडेट्स, बिजनेस अपडेट्स पहुंचाई जा सके। सो हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर करिए अपने दोस्तों तक। साथ में हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। टेलीग्राम में हम अपडेट करते रहते हैं लेटेस्ट बिजनेस इनसाइट्स और साथ में क्विजेस को भी, जिनको खेलकर आप अपने बिजनेस नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।